तो देखो हम लोग 12th केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं आज से। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, एक तो आपका क्लास का नोट कॉपी होना चाहिए आप लोगों के पास, जो आप बनाते भी हो, ठीक है। सबका इंडिविजुअली अपना अपना होना चाहिए। दूसरी बात, इसके बाद जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो मैं समरी लिखवा दूंगा हर चैप्टर का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो आप समरी कॉपी एक अलग रखना, ताकि पूरा 12th आपका हर चैप्टर को हम मुश्किल से 2 से 3 पेज में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ताकि अगर मेरा एक दिन में भी एग्जाम हो तो हम आराम से 2 से 3 घंटे में इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो मतलब कि तुम मान के चलो ये 40-50 पेज में पूरे क्लास 12 का नोट्स आपके पास रहेगा, जिसको कभी भी आप गो थ्रू होके एक दिन में एग्जाम दे सकते हो। क्योंकि बिहार बोर्ड का आपको लोग को 11th है ना एग्जाम बिहार बोर्ड का, तो उन लोगों को पता होगा हर दिन एग्जाम होता है ना, एक ही दिन का गैप होता है। तो एक दिन के गैप में आप कैसे रिविजन करोगे, तो इनकी मदद से कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं कि पढ़ाई का हमारा ऑर्डर क्या रहेगा 12th में, ठीक है। तो सबसे पहले, चाहे बोर्ड आपका सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड, कितने बच्चों का बिहार बोर्ड है इसमें? मैक्सिमम बिहार बोर्ड है, ठीक। और सीबीएसई, और सीबीएसई बोर्ड कितने हैं? और बाकी कुछ एब्सेंट भी है ना, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो दोनों आपका एनसीईआरटी बुक ही फॉलो करता है। तो एनसीईआरटी बुक के हम क्वेश्चंस तो बनाएंगे, ठीक है। टेक्स्ट बुक एक फॉलो करना ही चाहिए। फिर इसके बाद जो ऑर्डर होगा हमारा पढ़ाई करने का, ये तुम समझ लो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसकी बात तो नहीं करेंगे, ये तो आपका जिस ये तो क्लास में ही बन जाएगा, ठीक है। फिर एनसीईआरटी बुक बनाना, इसके बाद हम लोग क्लास में ही प्रैक्टिस करेंगे। देखो कोई भी एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो एक ही तरीका होता है कि उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बनाइए, ठीक है। 10 साल का हो, 15 साल का हो, जो भी आता हो। तो अगर आप बिहार बोर्ड की बात करोगे, यहाँ आपको असाइनमेंट भी मिलेगा, तो असाइनमेंट बनाइएगा जो भी आपको मॉड्यूल मिलता है, ठीक है। इसके बाद जो मैंने बताया कि एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं, मतलब कल फुल में फुल मार्क्स लाने हैं, तो उसका एक ही तरीका है, आप हर क्वेश्चन बैंक बना लीजिए, चाहे आपका बिहार बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो। देखो बिहार बोर्ड का तो आपका क्वेश्चन बैंक आता है ब्रिलियंट का, और बहुत सारे पब्लिकेशन है जो आप चैप्टर वाइज ले सकते हो। क्योंकि हम लोग जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे साथ साथ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बाद में कुछ नहीं होता, साथ साथ करना है, ठीक है। और अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करो तो उसका अरिहंत का आता है क्वेश्चन बैंक, वो बना लेना, ठीक है। वो हम क्लास में ही बनाएंगे ये दोनों चीज। तो ये मतलब आपके पास होना चाहिए बुक। सबसे पहले जरूरी चीज होती है कि अगर आपको किसी बुक को बनाना है तो आपके पास सबसे पहले वो बुक होना चाहिए, ठीक है। दिमाग तो बाद में, दिमाग आप लोगों के पास ऊपर वाले ने दिया ही है। तो बुक्स ले लीजिएगा, बुक्स हम बनाएंगे, ठीक है। बाकी तो यहाँ मैं क्लास में ही करवाऊंगा। यहाँ तक तो सभी बच्चे कीजिए। 12th में अगर आपको आउट ऑफ 70 लाना है तो ये जरूर बनाइएगा, इससे ही क्वेश्चन आते हैं। एक तरह से कह लो कि क्वेश्चन तो आउट ही रहते हैं। अब इस साल का भी देखोगे तो सारे इसी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, जो पढ़ाए गए आए हुए हैं। आप लोग के करंट वाले अगर कोई सीनियर पहचान में हो तो उनसे भी बात कर सकते हो, पूछ सकते हो ये बातें, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक तो आपका 12th के लिए हम बात कर लिए। फिर कैरियर ओरिएंटेड अगर बात करोगे तो आप अगर बायो से हो तो नीट जैसे एग्जाम की तैयारी करते हो, ठीक है, तो आप नीट का भी जरूर क्वेश्चन बैंक साथ साथ बनाइएगा। और ये सब चीज साथ साथ चलेगा। मतलब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया, फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट है, तो वो आप यहाँ पे क्वेश्चन बैंक इसका बना सकते हो। और जिनका मैथ है वो जेईई के लिए बना सकते हो, ठीक है। तो ये सब आप तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा भी कुछ और एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपका किसी ग्रेजुएशन में आप एडमिशन लेने के लिए कोई अच्छे कॉलेज में लेना है तो सीयूटी एग्जाम होता है, फिर एनडीए होता है। तो उन सब का भी जो भी आपका एक कैरियर में का गोल है उसको आप बनाइएगा यहाँ पे जरूर, ठीक है। तो यही ऑर्डर हम फॉलो करेंगे। हर चैप्टर में ये चारों चीज कंप्लीट होना चाहिए। 3 तो सबका होना चाहिए, ठीक है। जिनको भी 12th देना और अच्छे मार्क्स से पास करना है, ये 3 चीज हर चीज क्लास में फॉलो होना चाहिए। और इसके लिए केवल एक ही शर्त है कि आप रेगुलर क्लास आइए। ये सब सारी चीज आपको क्लास में ही करने दिया जाएगा, ठीक है। हम लोग क्लास में ही करेंगे, बस ये है, ये भी क्लास में ही करेंगे। आप रेगुलर आइए, हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पढ़ने का ऑर्डर रहेगा। क्योंकि कभी बच्चे वो कंफ्यूज रहते हैं कि हम इस बुक से बनाए उस बुक से बनाए। इसके बाद भी जान बचती है तो और बुक्स बना सकते हो, लेकिन और भी सब्जेक्ट है तो उनको भी बैलेंस करना, क्योंकि एग्जाम में रिजल्ट आपका तीनों सब्जेक्ट बैलेंस करके आएगा, है ना। जो अभी हो आपका पीसीएम हो या फिर पीसीबी हो, ठीक है। तो आपको पता है पहला चैप्टर कौन सा है केमिस्ट्री में 12th में? सॉलिड का नाम सुने हो? तो पहला चैप्टर यही है, सॉलिड स्टेट, ठीक है। आपको मैसेज किया होगा ना ग्रुप में कि आज क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट स्टार्ट होने वाला है। नहीं पता चला था? अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप इस ऑर्डर को फॉलो कीजिएगा। ये समरी कॉपी हम चैप्टर खत्म हुआ तो लिखवा दिया करेंगे। हर चैप्टर के बाद मेरी आदत है मैं एक क्लास में इसको लिखवाता हूँ। जो भी हमने 10 क्लास में पढ़े चैप्टर को वो हम लिखवाएंगे, ठीक है। उसी को आप पढ़िएगा तो गो थ्रू हो जाएगा, तो कभी भी आप उसको आराम से बना सकते हैं। और 2-2 क्वेश्चन हर
टॉपिक से बना लीजिए, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पहला चैप्टर जो देख रहे हैं कौन सा है, सॉलिड स्टेट। तो आपने सुना होगा मैटर के बारे में, सुने हो मैटर के बारे में, 9th क्लास में पढ़े हुए यार, है ना। मैटर का क्लासिफिकेशन सुने होंगे, थ्री टाइप्स के होते हैं मैटर। कौन कौन, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड किसे कहते हैं पता है आप लोगों को, बताइए। हाँ, वो प्रॉपर्टी पे आप चले गए, ठीक है। आप बोल सकते हो सॉलिड का क्या होता है जी, सॉलिड का फिक्स शेप और फिक्स साइज। शेप और साइज उसका क्या होता है, फिक्स, और वॉल्यूम भी क्या होता है उसका, फिक्स। जैसे ये सॉलिड है ना, ये पेन, इसका शेप और साइज दोनों क्या है, फिक्स है, तो ये सॉलिड में आएगा। लेकिन लिक्विड में आप जानते हो वाटर, उसका क्या फिक्स होता है, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे 1 लीटर वाटर है तो उसको आप 1 लीटर ही वॉल्यूम रहेगा, लेकिन अगर आप उसको जग में रखोगे तो जग के शेप का रहेगा, बॉटल में रखोगे तो बॉटल के शेप का, यानी शेप चेंज हो सकता है। ठीक है, और गैस में तो आपको पता ही है। तो आपको ये पता होगा कि सॉलिड स्टेट में हम सॉलिड यहाँ पढ़ने वाले हैं, और लिक्विड आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ोगे। सेकेंड चैप्टर का नाम ही है लिक्विड स्टेट, जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इसी 12th का ही सेकेंड चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। और थर्ड जो आप गैस पढ़े थे, गैस लॉ, वो 11th में पढ़े होगे। 11th में पढ़े थे गैस लॉ, 11th का एक चैप्टर है गैस लॉ, वहां पे आप गैस के बारे में पढ़े होगे। तो यहाँ पे हमें दो ही चीज पढ़ना है, सॉलिड के बारे में जो सॉलिड स्टेट फर्स्ट चैप्टर है, और दूसरा लिक्विड, वो सॉल्यूशन में पढ़ोगे, लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहला से हेडिंग दीजिए सॉलिड स्टेट से, है ना। कहानी की तरह समझ लो। देखो सिंपल सी बात है, सॉलिड के बारे में तो आप जान ही रहे हो, सॉलिड जिनका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होते हैं। तो होता क्या है कि ये जिस कंसिक्वेंट पार्टिकल से मिलके बने हैं, जैसा कि आप बता ही रहे थे कि इनका ये जो कंसिक्वेंट पार्टिकल्स है, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा है, वेरी वेरी हाई। तो अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो इनके बीच में स्पेस बहुत कम होगा। ठीक है, ये आपको पता ही है, जिसके कारण ही इनका शेप क्या हो जाता है, फिक्स। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सभी पार्टिकल्स। दूसरी बात, ये कंसिक्वेंट पार्टिकल अगर फिक्स हैं, ठीक है, तो फिर हम बात करेंगे कि इन पार्टिकल्स के आधार पे, ये जो पार्टिकल्स दिख रहे हो, जिस पार्टिकल से मिलके बने हैं, उनके अरेंजमेंट के आधार पे सॉलिड दो तरह के होते हैं। हम यहाँ पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे आपके सिलेबस में बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, तो कितने टाइप्स के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपके 4 टाइप्स के होंगे, हम पढ़ेंगे आगे। और वो किस आधार पे बांटे गए हैं, इनमें जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, हर सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होता है, तो उसके आधार पे हम इसे 4 टाइप्स में बात करेंगे। फिर अगर किसी चीज का एनालिसिस करना है, ह्यूमन का ही एनालिसिस करना है, तो आप क्या करते हो, उसका एक छोटा सा सेल लेते हैं, क्योंकि ह्यूमन किससे बना हुआ है, मल्टी सेलुलर सिस्टम है, तो एक छोटा सा पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो यहाँ भी उसका एक यूनिट सेल लेंगे, मतलब इसका एक छोटा सा पार्टिकल को लेंगे और उसको एनालाइज करेंगे कि इसमें रेडियस कितना है ना, इसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना है, ये कितना भरा हुआ है। मतलब कि जैसे एक सॉलिड का साइज ये है तो 100% थोड़ा फिल होता है, थोड़ा तो स्पेस होता है खाली, है ना, तो कितना परसेंट भरा हुआ है ये सब निकालेंगे, तो ये एनालिसिस होगी। उसकी डेंसिटी क्या है, ये सब हम एनालिसिस करेंगे यहाँ पे, इस पे क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने बोला कि मान लो 70% भरा हुआ है, 80% भरा हुआ है, तो बाकी पर जगह क्या है, खाली है, खाली है ना। तो जिस जगह को खाली है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वॉइड। वॉइड को बोलते हैं ना खाली जगह को, खाली जगह को क्या बोला जाता है, वॉइड। उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि एक बात बताओ, बल्ब का फिलामेंट तो देखा ही होगा तुमने, ठीक है, पहले वाला। अगर ये जगह कोई खाली रह गई तो नहीं कहते थे डिफेक्टिव बल्ब है जी, बोलते थे। अगर बताओ सॉलिड में जहां पे पार्टिकल्स होना चाहिए वो अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि ये सॉलिड में क्या आ गया, डिफेक्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है, डिफेक्ट्स इन सॉलिड। जो खाली जगह है उसके कारण उसमें जो डिफेक्ट्स आया उसे हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स इन सॉलिड। इसमें किस किस तरह से क्वेश्चन आएंगे हम सब बताते चलेंगे। फिर लास्ट में कि सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होगी, तो प्रॉपर्टी हम दो तरह से डिसाइड करेंगे, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, है ना। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी तुम समझ ही रहे हो कि भाई कंडक्टर है या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा या नहीं करेगा। हर सॉलिड नहीं करता, ये सॉलिड क्या पास करेगा, नहीं, है ना। कॉपर वायर ये पास करते हैं, तो वो सब पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के आधार पे। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जानते हो, मैग्नेटिक फील्ड में दो ही तरह का बिहेवियर हो सकता है, या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, तो वो सब हम कहाँ बात करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में। तो ये छोटा सा एक चैप्टर है, ये पॉइंट्स हैं आपके, और इसको हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। तो आपका आई होप सिलेबस समझ में आ गया होगा फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। शुरुआत करते हैं शुरू से, जस्ट चैप्टर के नेम से
बाद में हम जाएंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड में। तो आपने देखा कि सॉलिड कैसा होता है, फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम। यहाँ पे दिख ही रहा है इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का शेप और कैसा है, फिक्स है। तो जिसके कारण इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। इसके बीच में आपने बताया इंटरमोलिकुलर फोर्स, है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स बताइए ज्यादा होगा या कम, है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स वेरी वेरी हाई होगा, है ना। तो इसके कारण इसमें स्पेस बिल्कुल नहीं होंगे। तो बताइए इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा, वेरी वेरी लो कह सकते हो ना, बहुत कम, ना के बराबर, इसको नेग्लिजिबल भी बोल सकते हो, वेरी वेरी लो, ठीक है। अच्छा इसमें स्पेस बिल्कुल नहीं है तो क्या इसे हम कंप्रेस कर सकते हैं? अगर आप इसको कंप्रेस कीजिएगा, इस पे प्रेशर अप्लाई कीजिएगा, क्या होगा, ये थोड़े टाइम बाद टूट सकता है लेकिन ये कंप्रेस नहीं होगा। जैसे ये बोर्ड है, ये भी सॉलिड है, इस पे आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कीजिए, ये क्या होगा, कंप्रेस होगा क्या, नहीं। क्यों नहीं कंप्रेस होता, कि भाई जगह ही नहीं है। एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स में कंप्रेस तब होगा जब थोड़ा स्पेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्रेस होने के लिए कोई जगह नहीं है, तो इसलिए आप बोल सकते हो ये कैसा है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये कैसा है जी, नॉन कंप्रेसेबल इन नेचर। सॉलिड कैसे होते हैं, नॉन कंप्रेसेबल इन नेचर। तो आप बताइए फिर कंप्रेसेबल नेचर कौन होता है? गैस के बारे में जानते हो, गैस के बारे में 11th में सुना होगा, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम होता है, एक मॉलिक्यूल से यहाँ, एक मॉलिक्यूल से यहाँ है, काफी दूर दूर होते हैं, एक दो मॉलिक्यूल्स। इसीलिए तो हम लोग गैस को आसानी से पास कर जाते हैं। गैस के बीच में वॉक कर रहे हैं कि नहीं, चल रहे हैं ना, हम लोग कहाँ बैठे हो गैस के बीच में, क्यों, क्योंकि इनके एक पार्टिकल्स और दूसरे पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, काफी दूर है, तो हम बीच में सेटल हो सकते हैं। लिक्विड में थोड़ा एनर्जी लगाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि लिक्विड में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉडरेट लेवल पे, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन सॉलिड में बिल्कुल अंदर नहीं जा सकते, इनको तोड़ना ही पड़ जाएगा, क्योंकि इनके बीच में बिल्कुल गैप्स नहीं है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो कि किसमें गैप्स है और किसमें गैप्स नहीं है। अब एक बात बताइए कि अगर इन गैस में अगर गैप्स हैं और हम अगर प्रेशर ऊपर लगाए किसी पिस्टन के द्वारा, तो क्या होगा, इनके मॉलिक्यूल्स पास पास नहीं आ जाएंगे ऐसे, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ एक दूसरे से पास पास आ जाएंगे, तो इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो हाँ, तो गैस को हम लोग बिल्कुल कंप्रेस कर सकते हैं, और उसका एग्जांपल भी तुम लोग जानते होगे, एलपीजी गैस सुने होगे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और कौन सा सुने हो, सीएनजी गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस। देखो नाम ही है कंप्रेस, जिस गैस को हमने क्या किया है, कंप्रेस कर दिया है। तो ये सब गैस को हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपका यूज होगा आगे जहां पे प्रॉपर्टी में हम बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन को बनाते दौरान ये आएगा, तो समय ध्यान रखिएगा कि कंप्रेस कौन हो सकता है, केवल गैस हो सकता है। सॉलिड और लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बीच में स्पेस ना के बराबर होता है, तो हम इसे कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो आप ये समझ सकते हो या लिख सकते हो कि जो गैस है वो कंप्रेसेबल इन नेचर होता है, कंप्रेसेबल इन नेचर। ये किसके लिए लागू होता है जी, गैस के लिए। सॉलिड के लिए ये बात लागू नहीं होती, ये नॉन कंप्रेसेबल होते हैं, इसलिए सॉलिड को रिजिड भी कहते हैं। रिजिड सुने हो, जो चेंज नहीं हो, है ना, रिजिड नेचर का होता है, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, भले ज्यादा फोर्स लगाओगे टूट जाएगा, लेकिन ये ना तो चेंज होगा ना ही कंप्रेस होगा। लेकिन आप देखो लिक्विड के साथ ऐसा नहीं है। लिक्विड का क्या होता है, टेंडेंसी टू फ्लो। अगर लिक्विड कहीं गिर गई, मान लीजिए सॉलिड यहाँ, ये पेन यहाँ गिर गया, तो क्या फ्लो करने लगेगा, नहीं, ये जैसा है इसके पार्टिकल्स वैसा ही रुके रहेंगे। क्यों, क्योंकि इनकी बाइंडिंग बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन अगर लिक्विड वाटर मान लो सरफेस पे गिर गया, तो क्या आपने देखा उसका नेचर, वो फ्लो करने लगता है, टेंडेंसी टू फ्लो। तो लिक्विड के सेंस में आप उसको कह सकते हो, उसकी नेचर को क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी। इसीलिए लिक्विड को सुना होगा फ्यूल को फ्यूल्ड भी कहते हैं ना। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो फ्लो करने का उनमें नेचर होता है, और गैस में भी फ्लो करने का नेचर होता है, गैस भी फ्लो करता है ना, अब एयर वगैरह फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो लिक्विड और गैस का लगभग नेचर सेम है, सॉलिड थोड़ा अलग है। आपको इसमें डिफरेंस समझ में आ गया। तो हमें सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में अभी नहीं पढ़ना है, हमें तो पढ़ना है अभी किसके बारे में, सॉलिड के बारे में। तो ये सॉलिड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख लो, क्योंकि इन पार्टिकल्स के आधार पे ही, इनके बेसिस पे ही हम लोग इनको डिफाइन करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड में, ठीक है। तो हम चैप्टर में इन करेंगे, पहला टॉपिक यही है, कितने टाइप्स के सॉलिड होते हैं, ठीक है। लेकिन किस आधार पे, कौन सा बेसिस है, बेसिस क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के आधार पे, किस तरह से अरेंज कर रहे हैं उसके आधार पे क्या होगा, ठीक है। तो फिलहाल इतना लिखिए, फिर हम लोग एक एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हाँ, तो देखिए हम किस आधार पे बात कर रहे हैं जी,
क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड किसके आधार पे बात कर रहे हैं? कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल्स। उसका अरेंजमेंट कैसा है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, उसके आधार पे दो टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। तो लिखिए पॉइंट वाइज, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, लिख लो, 2 मार्क्स में बिहार बोर्ड में आएगा। तो पहला लिखिए पॉइंट इसमें, consequent particles are arranged in a regular manner. देखो इनके पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होगा रेगुलर होगा। जैसे मतलब कि अगर पहले मान लो ए टाइप है, ब्लैक से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, तो फिर अगर उसके बाद बी है, फिर से तुम्हारा कौन आएगा? अगर रेगुलर अरेंजमेंट है तो फिर से ए आएगा, ए बी टाइप है सॉलिड, और इसके बाद कौन आएगा? बी, है ना? तो ये रेगुलर अरेंजमेंट है कि नहीं? ठीक है, तो पार्टिकल्स जो अरेंज होंगे वो रेगुलर मैनर में होंगे, इरेगुलर नहीं होंगे। तो रेगुलर मैनर में होंगे तो वो पार्टिकल्स क्या कहलाएगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर इरेगुलर मैनर में होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? एमोर्फस सॉलिड। तो जस्ट इसका भी डेफिनेशन लिख लो बगल में, कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल्स are arranged in irregular मतलब इसके पार्टिकल्स कैसे भी हो सकते हैं, कोई रेगुलर पैटर्न इनका कोई फिक्स नहीं होता है। दूसरा पॉइंट लिखो, इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होगा। दीज हैव फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिख लो आइस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट तो पता ही है 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये फिक्स होता है, बट इसमें फिक्स नहीं होता है। हाँ जी, देखिए इनका मेल्टिंग पॉइंट आपका फिक्स होगा, बट इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? देयर मेल्टिंग पॉइंट इज ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब फिक्स नहीं होगा, जैसे 10 to 30 डिग्री सेल्सियस लाइक दैट, ऐसा एक रेंज में होगा। जैसे इसके एग्जांपल से समझो, ग्लास या फिर रबर, प्लास्टिक, इन सब का कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। आपने कभी इनको जलाया होगा, प्लास्टिक तो जलाया होगा है ना, या जलते हुए देखे होंगे। इनका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, एक रेंज में ये जलते हैं। मान लो 10 से 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये एक रेंज हो गया, है ना? तो इस तरह के अगर जो भी सॉलिड होंगे उसको हम क्या कहेंगे? एमोर्फस की कैटेगरी में रखेंगे, और जिनका फिक्स होगा उनको तो क्रिस्टलाइन में हम रखते ही हैं। ठीक है, अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड एक्चुअल सॉलिड होते हैं, मतलब जिनको आप कह सकते हो कि ये ट्रू सॉलिड है, और ये तुम्हारा ट्रू सॉलिड नहीं है। ठीक है, तो लिखिए थर्ड पॉइंट। आप कभी भी एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा, देखिए 2 मार्क्स का अगर रहे तो 2 डिफरेंस 3 डिफरेंस जरूर लिखना। जितने मार्क्स के रहे उतने डिफरेंस, हम 5-6 डिफरेंस लिखवा देते हैं, आपको वहां जो याद रहेगा वो लिख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में लिखिए थर्ड। लिखिए
दीज आर ट्रू सॉलिड। ये कैसे सॉलिड होते हैं जी? ट्रू सॉलिड। ठीक है, दीज आर स्यूडो सॉलिड। स्यूडो का मतलब समझते हो? फॉल्स, जो है नहीं, है ना। या इसका एक और नाम देते हैं, इस नाम से ये क्वेश्चन पूछा गया बिहार बोर्ड में, और सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लो कि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया भी है और आगे भी आ सकता है एग्जाम में, कि भाई सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होता है। ठीक है, या सुपर कूल्ड लिक्विड कौन सा सॉलिड होता है? तो एमॉर्फस सॉलिड होता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है सुपर कूल्ड लिक्विड, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ तक लिखिए पहले। हाँ, सुपर कूल्ड लिक्विड का डिफिनेशन लिखिए। दो सॉलिड those solid which have tendency to flow, which have tendency to फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। अब फ्लो करने की टेंडेंसी अभी हमने बात किया था लिक्विड की होती है ना, तो टेंडेंसी टू फ्लो आफ्टर हीटिंग। आफ्टर, जैसे ही हम उसे गर्म करेंगे, आपने देखा होगा प्लास्टिक को जलाओगे तो फ्लो करने लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या रखते हैं? सुपर कोल्ड लिक्विड। तो अगर ब्लैक ब्लू पेन हो तो इसे मार्क करते जाना, हाईलाइट। अब अगर ब्लू से लिख रहे हो तो ब्लैक से मार्क कर लो कि ये पॉइंट से ऑब्जेक्टिव निकलता है, किससे सब्जेक्टिव निकलता है, वो मैं बताता चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है। और सुनिए, इसके एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, इसको टिक कीजिए। एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा, ये सारे तीनों एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे हुए हैं, प्रीवियस ईयर में कई बार बिहार बोर्ड में पूछा गया एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल्स। तो ये रहा तुम्हारा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये तो तुम ही बता सकते हो, इसका सरफेस कैसा होता है, रफ या स्मूथ? आइस अगर टूटेगा तो स्मूथ ही रहेगा ना जी, उसमें कोई रफ रहता है क्या? लेकिन ग्लासेस वगैरह आपने रोड पे देखा होगा टूटा हुआ, वो कैसा रहता है? कभी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया या ऐसा, तो कैसा रहता है? वो सब स्मूथ सरफेस रहते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल ही रफ सरफेस होते हैं। तो आप कह सकते हो कि इसके सरफेस कैसे होते हैं? स्मूथ। और ये कैसे होते हैं? रफ सरफेस। तो ये लिख लो। ये भी पूछता है क्लीन क्लीवेज किसका होता है। और हाँ जी, तो हमने बात किया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का सरफेस कैसा होगा? स्मूथ, जिसको आप क्लीन क्लीवेज भी बोल सकते हो, और इसका रफ। और फिर हमने बात किया कि एनआइसोट्रॉपिक नेचर के कौन होते हैं? क्रिस्टलाइन। और एमॉर्फस कैसे होते हैं? आइसोट्रॉपिक। क्या मतलब होता है इसका? देखिए, बड़ा सिंपल सा आंसर है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। जब हम अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में जाओ, तो अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है, और अगर यहां से ये पाथ जा रहा है, तो बताओ पहले इसको कौन सा पार्टिकल मिला? ब्लैक कलर का, फिर ब्लू, फिर ब्लैक, फिर ब्लू। तो बताइए क्या फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी? नहीं ना, यहाँ तो अलग अलग पार्टिकल्स आ रहे हैं ना। ठीक है, और इसमें तो रैंडम ऑर्डर में रहते हैं, कोई किधर भी रहता है, यानी कि फिक्स नहीं होते हैं। तो इनके पार्टिकल्स के प्रॉपर्टी क्या होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होते हैं। तो एनआइसोट्रॉपिक का क्या मतलब हुआ, लिखिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉलिड, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड इज नॉट सेम, इज डिफरेंट कर लो, इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। देखिए, अगर आप अलग अलग डायरेक्शन में जाइएगा तो इनका प्रॉपर्टी क्या होगा? डिफरेंट। जैसे इधर देखो, ये इधर गया तो भी देखो ब्लैक ब्लू, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, फिर ब्लू आ रहा है। तो यानी कि प्रॉपर्टी इसमें कभी भी फिक्स नहीं होगा। अगर आप डायरेक्शन बदलोगे, है ना, डिफरेंट डायरेक्शन रखोगे, तो उसका प्रॉपर्टी भी क्या होगा? डिफरेंट। लेकिन इसमें प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम। तो ये मतलब हुआ आइसोट्रॉपिक का, कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड इज सेम इन डिफरेंट डायरेक्शन, है ना। तो आप चाहो तो यहाँ पे
आइसोट्रॉपिक का भी डेफिनेशन एक छोटा सा लिख लो, ठीक है, यहां तक लिख लिया आप लोग, इसी बात को फिर से लिख लो, आइसोट्रॉपिक का क्या होगा, तो लिख लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज इज सेम इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में इसका प्रॉपर्टी सेम रहेगा। आइसो का मतलब ही आप समझते हो, आइसो जब भी वर्ड आता है कुछ तो सेम होगा, और यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी सेम हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी सॉलिड का फिजिकल प्रॉपर्टी आपका सेम रहेगा, तो उसे हम आइसोट्रॉपिक कहेंगे। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? ठीक है, देखिए इसके आधार पे आपके एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए मैं बता रहा हूँ, आप आंसर बताना उसका, ठीक है। पहले तो एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो वो पूछा गया था पहला क्वेश्चन कि व्हाई क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड का फिक्स मेल्टिंग पॉइंट या हाई बोल दिया, हाई बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होगा, तो रीजन दे सकते हो, सॉलिड में क्यों आखिर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, रीजन पता है, बोलो बताओ। बिकॉज सॉलिड हैव हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, उसी के कारण तो इसका शेप और वॉल्यूम दोनों क्या हुआ था, फिक्स हुआ था, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि हाँ ये भी पूछा गया था कि वाई एमोर्फस सॉलिड इज कंसिडर एज अ सुपर कोल्ड लिक्विड। इसका आंसर तो मैंने लिखा दिया है, सुपर कोल्ड लिक्विड, लिक्विड वर्ड से ही समझ में आ रहा है, टेंडेंसी टू फ्लो, आखिर ऐसा सॉलिड जो फ्लो करने की टेंडेंसी हो, कब, जब हम उसे हीट करेंगे। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन लिखने वाले आएंगे, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्टिव इनसे आ सकते हैं, इन पे ऑब्जेक्टिव मैं करवाता हूं अभी जो एग्जाम्स में आपके पूछे गए थे फिलहाल। और देखो क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी बुक में पूछा गया है, तो एनसीईआरटी बुक में का वो जो क्वेश्चन है वो ये ऐसा कुछ है कि एक सॉलिड है आपके पास एक्स, नाम दे दिया है, आजकल ऐसा ही क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, डायरेक्ट नाम नहीं देगा, सॉलिड एक्स है, और एक्स के बारे में बोला कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में ही आ रहा है कि लाइट की कोई प्रॉपर्टी होगी, और लाइट किस में पढ़ते हो, फिजिक्स में, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी होगी सॉलिड की। तो बोला कि एक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है जी, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से डिनोट करते हो, तो ये बोला ना कि सेम है, सेम इन ऑल डायरेक्शन, सेम इन ऑल डायरेक्शन। अगर ये प्रॉपर्टी आपका सेम है तो आप बताइए कि वो सॉलिड कौन सा है, बताइए सॉलिड कौन है, इससे आप जवाब दे सकते हो, यही क्वेश्चन था एनसीईआरटी में, कौन सा सॉलिड होगा, एमोर्फस सॉलिड, बिल्कुल सही है, क्योंकि सेम किस में होता है जी, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हुई तो वो कौन सा सॉलिड होगा, एमोर्फस सॉलिड। तो इतना तो समझ में आ गया कि ये जो एक्स है वो कौन सा सॉलिड है, एमोर्फस सॉलिड, यही आपको लिखना था कि ये एमोर्फस सॉलिड में कंसीडर होगा। फिर इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाया उन्होंने, अब पूछा क्या कि आइडेंटिफाई तो आपने कर लिया, फिर बताइए कि इसका सरफेस कैसा होगा, स्मूथ या रफ, तो आप बता सकते हो ना कि रफ सरफेस होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछते हैं जो एनसीईआरटी बुक में पूछे गए, ठीक है। फिर और जो बिहार बोर्ड में प्रीवियस ईयर तक पूछा गया था, जैसे 2025 में पूछा गया था कि 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहते हैं, उसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमोर्फस सॉलिड। आंसर ऑप्शन दिए गए थे डायमंड, है ना, और ले लो डायमंड, ग्रेफाइट, और आप ले लो एल्युमिनियम और प्लास्टिक। क्या आंसर है, प्लास्टिक, दे सकते हो ना आंसर। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन इनसे पूछे गए थे। जैसे और ऐसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये भी पूछा गया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन है, और उसमें तुम्हारा ऑप्शन दे दिया गया था ग्लास, रबर, प्लास्टिक एंड ये तुम्हारा कॉपर, ठीक है। तो किसको टिक करोगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन होगा, कॉपर, कॉपर नहीं होगा जी क्रिस्टलाइन सॉलिड, जितने भी मेटल्स हैं वो इसी में आएंगे, किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। अच्छा मेटल्स ट्रू सॉलिड है कि नहीं, है ना भाई, ट्रू सॉलिड, कॉपर, एल्युमिनियम, जितना कुछ आप देख रहे हो ये सब कैसे हैं, ट्रू सॉलिड है। तो ट्रू सॉलिड किस में आते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। एमोर्फस कैसा होता है, ये है तुम्हारा ट्रू सॉलिड नहीं होता है, स्यूडो सॉलिड होता है, मतलब कि जिसको आप गर्म करोगे तो पिघल कर वो फ्लो करने की टेंडेंसी होगी। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो थे
प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए थे। कोई दिक्कत? इस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन आएगा, समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं आजकल। ये ना सीबीएसई बोर्ड में इस तरह से क्वेश्चन ज्यादा भी पूछते हैं कि एक्स वाई करके आपको ही आइडेंटिफाई करना होगा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि वो कौन सा सॉलिड है, वो डायरेक्ट नहीं प्रॉपर्टी बताएंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि कंसिक्वेंट पार्टिकल्स के आधार पे कितने टाइप्स के होते हैं सॉलिड? 2। सबसे पहले इसमें काम की बातें देखिए, आप सबसे पहले इसके एग्जांपल्स ही याद रखिए। एग्जांपल्स याद रखोगे तो ये सारे पॉइंट्स आप बता सकते हो। एग्जांपल्स में जितने जितने मेटल्स तुम जानते हो, कॉपर, एल्युमिनियम, सब इसी में आएगा। ठीक है, जितने आयनिक सॉलिड जानते हो, आयनिक सॉलिड लाइक NaCl, ये सब इसी में आएगा, सॉल्ट वगैरह, नमक। ठीक है, तो अब आप देखिए, जैसे ही ये दिमाग में आ गया आइस, तो आइस से आपको समझ में आ गया कि भाई उसका अरेंजमेंट क्या होगा, रेगुलर अरेंजमेंट होता है ना। ठीक है, सरफेस कैसा होता है, स्मूथ होता है। उसकी मेल्टिंग पॉइंट कैसी होती है, खुद सोचो ना, इतना रटना नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट कैसी होगी, फिक्स होगी। हाँ, आइस का उल्टा करते जाओ, इधर इरेगुलर था तो ये इरेगुलर हो जाएगा। ठीक है, फिर और बताइए, ये आपका ट्रू सॉलिड होता है तो ये कैसा हो जाएगा, स्यूडो सॉलिड। और इसकी मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगी, है ना। एग्जाम्पल आपके सामने है, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, जो भी है। और अगर इसका रेगुलर अरेंजमेंट है तो हम किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे, पैटर्न फिक्स होने के कारण हर समय कंसिक्वेंट पार्टिकल्स क्या होगा, चेंज होगा। बट इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, तो अगर तो इसी को क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक। तो एक नया वर्ड यही है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कि आइसोट्रॉपिक पूछ सकता है। तो आइसोट्रॉपिक कौन होते हैं, एमोर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होते हैं। आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन होगा तो उसको एनाइसोट्रॉपिक कहेंगे। और एनाइसोट्रॉपिक किसकी प्रॉपर्टी होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की। समझ में आया? ये था तुम्हारा डिफरेंस, और यही सब क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखो, ये नीट और जेई और सीबीएसई बोर्ड से ये चैप्टर हट गया है, नहीं तो उसके भी क्वेश्चन बैंक में करवा देता, और इनसे भी क्वेश्चन वहां भी निकाले हैं, किसमें, सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, बट कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो बता दूंगा आगे, लेकिन अभी ये हट चुका है चैप्टर। ये तुम्हारा सिर्फ बिहार बोर्ड में है। ठीक है, तो चलिए बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को। और यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, अब हमें जो पढ़ना है, जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपने देखा होगा कि जो हम लोग मेटल का नाम लिख रहे हैं, जैसे सॉल्ट है, कॉपर है ना। तो कॉपर एक मेटल है, तो इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसको मेटालिक बॉन्ड कहेंगे। मेटल के अंदर कौन सा फोर्स, मेटालिक बॉन्ड। और इसको तो तुम जानते ही हो, NaCl में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, बताओ। ये आयन से ना बनता है जी, आयनिक बॉन्ड नहीं बनता है। इसको बोलेंगे आयन से बना तो आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो बताइए कि क्या इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम है, नहीं, अलग अलग है। यहाँ आयंस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो अलग अलग केस में अलग अलग होता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड को किसके आधार पर हम लोग बांटने वाले हैं, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब में अलग अलग लगेगा। जैसे वाटर में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड, सुने हो ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कम करता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग है कि नहीं, यानी कि सब क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हुए भी उसको हम 4 पार्ट में बांटा गया है, किसके आधार पर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पे। तो आप इसी पैटर्न को लिखो यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिस्टलाइन सॉलिड आर 4 टाइप्स। ठीक है, तो चलिए, हमने देखा अरेंजमेंट के आधार पे 2 तरह के थे, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। किसका अरेंजमेंट, कंसिक्वेंट पार्टिकल्स का। ठीक है, और अब हम देख रहे हैं कि हमारे सिलेबस में केवल क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। किसके आधार पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पे हमने ये 3 लिखे हैं। पहला लिखा है आयनिक सॉलिड। सबसे पहले एग्जाम्पल सोचिए, एग्जाम्पल बताइए। एक तो हमने अभी लिखा था NaCl प्लस माइनस या KCl, सब आयनिक बॉन्ड बना रहा है ये सब। तो पहले बताओ कि अगर ये एग्जाम्पल तुमको दिख रहा है तो ये क्या है, आयंस है, केटायन और एनायन। इसीलिए कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे, आयंस। इसके कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल्स क्या होंगे, आयन। और इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, सब तो दिख रहा है, बोलो भाई। जो आयनिक सॉलिड है वो आयनिक बॉन्ड काम करेगा उसके अंदर। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, आयनिक बॉन्ड। और इसका एक और नाम है जी, जो तुम लोग अभी फिजिक्स में पढ़ोगे, पहला चैप्टर पढ़ रहे हो ना, इलेक्ट्रोस्टैट। इस फोर्स को और क्या कहते हैं, प्लस माइनस चार्ज निकालते नहीं रहते हो दो के बीच में, तो इसे हम क्या, कौन सा फोर्स कहते हैं, ये बहुत ही स्ट्रांग होता है ना, स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्ट्रांग आज ही पढ़े होगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्ट्रांग इसलिए कि बहुत ही मजबूत होता है जी, है ना।
और इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब हुआ बताओ? इलेक्ट्रोस्टैटिक देखो, ये चार्ज, स्टैटिक मतलब क्या होता है? रुका हुआ, आपने पढ़ा होगा स्टैटिक और डायनामिक, है ना? तो स्टैटिक मतलब ये चार्ज रुका हुआ, ये एक दूसरे पे इफेक्ट लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा, लेकिन खुद नहीं डिस्प्लेस होगा, खुद अपनी जगह से हटता है क्या? नहीं। तो वही चीज है, सोडियम है और क्लोराइड आयन है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे बॉन्डिंग करते हैं? अपोजिट चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये इसी का नाम है, आयनिक बॉन्ड का ही नाम है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो पहला तो मिल गया जवाब आपको, ठीक है? तो ये सब एग्जाम में आपसे पूछेगा कि इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, पहचानने के लिए आएगा कि ये कौन सा सॉलिड है। 4-5 नाम दे देंगे, आपको चूज करना होगा कि कौन से सॉलिड है, ठीक है? जैसे मेटालिक में, मेटालिक तो बड़ा आसान है जी, बताइए एग्जाम्पल आप ही लोग। मेटालिक में क्या आएंगे? ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं वो सब आ जाएंगे इसमें। जैसे बताओ एग्जाम्पल कुछ, अभी तो बोले थे कॉपर और जिंक, एल्युमिनियम, ये सब इसी में आएंगे ना मेटल्स। तो बताइए इनमें ये जो आपको दिख रहे हैं, इनसे इनके कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल्स कौन कौन है? मतलब जिससे ये मिलके बने हैं, कौन होते हैं इनके अंदर? जितने एलिमेंट पढ़े हो उसके में नहीं पढ़ते थे कि प्रोटॉन आपका सेंटर में होता है और उसके न्यूक्लियर ये प्लस चार्ज वाला होता है, ये माइनस चार्ज वाला। तो बताइए ये कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल्स कौन हुए? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, है ना? तो आप लिख सकते हो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल्स, ठीक है? और इसमें बॉन्डिंग कौन होती है? क्योंकि मेटल के अंदर के बॉन्ड है तो इसको आप सिंपली मेटालिक बॉन्ड भी कह सकते हो। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहेंगे? मेटल के अंदर है इसलिए मेटालिक बॉन्ड। ट्राई करो, बोलो, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत बच्चे को पता होता है, बोल नहीं पा, बस बोलते नहीं है, ठीक है? थर्ड और लास्ट, कोवेलेंट। कोवेलेंट सॉलिड में कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल्स क्या होंगे बताइए? कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल्स कोवेलेंट में क्या होंगे? अच्छा एक बात बताओ, कोवेलेंट आपने पढ़ा है, कार्बन और सिलिकॉन ग्रुप 14 वाले सब क्या बनाते हैं जी? ये लोग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं क्या? नहीं। सोडियम में तक चलता है, सोडियम, कैल्शियम, ये सब करते हैं, Cl2, एल्युमिनियम भी कर लेता है, लेकिन कार्बन वाला सब शेयरिंग करना पसंद करता है, क्योंकि ना तो 4 लॉस करना भी आसान नहीं है और 4 गेन करना भी मुश्किल है। तो ये सब क्या करते हैं? शेयरिंग नहीं करते, CH4 मीथेन। खैर हम सॉलिड की बात करेंगे। तो ये सब आपके क्या करते हैं? कार्बन वाले एलिमेंट्स, कार्बन और सिलिकॉन जनरली क्या करते हैं? ये लोग शेयरिंग करते हैं, यानी कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोवेलेंट। अब आप सोचो कार्बन के जितने भी आएंगे एलिमेंट्स या कंपाउंड, वो सॉलिड, वो क्या कहलाएंगे? कोवेलेंट सॉलिड। तो कार्बन के कुछ सॉलिड के एग्जांपल आप बताओ। जैसे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन सुने थे? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कौन है? दो पढ़े थे, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड ग्रेफाइट 9th 10th से पढ़ते आ रहे होंगे। तो डायमंड और ग्रेफाइट सॉलिड है कि नहीं? और किसका बना हुआ है? कार्बन का बना हुआ। कार्बन क्या है? अब एग्जाम्पल तो मैंने दे दिया, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्या एग्जाम्पल दिया मैंने? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब आप सोच के बताइए, कार्बन के एलोट्रॉप्स भी मैंने बता दिए, डायमंड और ग्रेफाइट। तो आप बताइए इसके कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल्स कौन है? डायमंड, ग्रेफाइट, आप सिलिकॉन भी लिख सकते हो, सिलिकॉन, है ना? या सिलिकॉन से जो भी कंपाउंड बनेंगे वो सब किस में आएंगे? सब कोवेलेंट में आएंगे, ठीक है? तो जरा सोच के बताओ कि ये, क्योंकि ये जब तक जेई में आता था ये क्वेश्चन पूछा गया था, आईआईटी जेई में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था कि कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल्स ऑफ कोवेलेंट, और 4 ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है? तो मैं ऑप्शन बाद में देता हूं, पहले आप आंसर बताओ तो क्या होगा। कार्बन क्या लगता है आपको? कार्बन सिलिकॉन क्या है? ये सब क्या है? अच्छा चलो मैं ऑप्शन ही दे देता हूं। 4 वहां थे, आयंस, प्रोटॉन्स, एटम, मॉलिक्यूल। क्या होगा आंसर? कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल्स, आखिर ये किस, अच्छा चलो इसका डायग्राम बनाता हूं फिर क्लियर होगा। कार्बन का कुछ ऐसा डायग्राम बनता था, ठीक है? कार्बन के अंदर सिर्फ कार्बन, डायमंड का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अच्छा इसके कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल्स कौन है? कार्बन है। कार्बन क्या है? एक एटम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एटम। आया समझ में? यानी कि कोवेलेंट सॉलिड जो भी होंगे, कौन सॉलिड? कोवेलेंट,
इतना इस पे जोर दे के इसलिए बोला क्योंकि यही सब चीजें आपको एग्जाम के टाइम में याद रहेगा। ये एग्जाम में बिहार बोर्ड में भी पूछा हुआ है 2024 में, और जेई मेन के भी क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये 2022 या 21 में पूछा था, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ठीक है, इसको अंडरलाइन कीजिए, इंपॉर्टेंट बात है। बाकी सब तुम आसानी से बता दोगे, आयनिक सॉलिड है आयंस होंगे, मेटालिक सॉलिड है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। कोवेलेंट सॉलिड है तो उसके कौन होंगे पार्टिकल्स, एटम होंगे, क्योंकि ये आप किसी एक का स्ट्रक्चर बना लेना आपको मिल जाएगा जवाब, ठीक है। फिर बात रहा कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन होगा, तो ये तो तुम्हें पता ही है, जो सॉलिड है वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कौन सा सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड, इसके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलो, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पे। कोई डाउट है किसी को इसमें? टाइम ज्यादा हो गया। ठीक है, यहाँ तक लिख तो लो पहले। अब देखो एनसीईआरटी बुक देखोगे तो उसमें क्वेश्चंस हैं, 2 मिनट में हम जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है, आप बताना कि वो क्या है।